नमस्कार दोस्तों, राजश्री एजुकेशन चैनल के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है मेरे दोस्तों। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं मेरे दोस्तों। मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर रूसो का सामाजिक समझौता बताया था, और सामाजिक समझौते से रूसो की सामान्य इच्छा निकल के आई थी। तो आज मैं आपको स्पेशल रूप से रूसो की सामान्य इच्छा क्या है उसके बारे में ही बताऊंगा। तो मेरे दोस्तों, सामान्य इच्छा को समझने के से पहले रूसो के अकॉर्डिंग इच्छा क्या होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। विल क्या होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो रूसो क्या कहते हैं कि मनुष्य के अंदर दो विल होती है। वो कौन कौन सी विल होती है? यथार्थ विल, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। मेरे दोस्तों, यथार्थ इच्छा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्चुअल विल। और इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रियल विल कहते हैं मेरे दोस्तों। यथार्थ इच्छा क्या होती है? आदर्श इच्छा क्या होती है? यथार्थ इच्छा का मतलब आप सीधा सा अर्थ लगाना है आप लोगों को कि जो स्वार्थ की जो इच्छा होती है मनुष्य के अंदर, स्वार्थ की इच्छा, ठीक है, अर्थात जो स्वहित की इच्छा होती है, स्वयं का भला हो, ऐसी इच्छा को क्या बोलते हैं? यथार्थ इच्छा। यथार्थ इच्छा का जो दृष्टिकोण होता है वो कैसा होता है? संकुचित होता है, संकीर्ण होता है, छोटा होता है। स्वयं के हित के बारे में सोचता है कि मेरा भला हो जाए, मेरा परिवार का भला हो जाए, ठीक है। इस प्रकार की भावना वाली, इस प्रकार की जो इच्छा होती है वो यथार्थ इच्छा के अंदर इसको शामिल किया जाता है। ध्यान दो। और यथार्थ इच्छा क्या है कि इंद्रिय सुख वाली है, इंद्रिय सुख वाली इच्छा है कि हमें भौतिक रूप से, सांसारिक रूप से जो इंद्रियों के द्वारा सुख मिलता है वो भी क्या है? यथार्थ इच्छा के अंदर आता है मेरे दोस्तों, रूसो के अकॉर्डिंग। तो ये इच्छा क्या हो गई? स्वार्थ की इच्छा हो गई। तो इसका मतलब अपन ये भी कह सकते हैं कि ये व्यक्तिगत हित पर बल देती है। ये समाज का हित पर बल नहीं देती है, समाज का क्या है? विरोधी है। ये जो इच्छा होती है वो समाज का विरोधी होती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का भला चाहता है, इसलिए समाज विरोधी होगी। ये बात करते हैं। ये जो इच्छा होती है वो आदर्श इच्छा होती है मेरे दोस्तों। तो ये क्या करती है कि ये समाज के बारे में सोचती है, अर्थात इनमें स्वयं के हित के बारे में बात नहीं की जाती है। मनुष्य की वे इच्छाएं जो दूसरों के लिए हमेशा काम करने के लिए प्रेरित करती है, ऐसी भावनाएं जो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचती है, वो आदर्श इच्छा कहलाती है। तो ये समाज विरोधी कभी भी नहीं होती है। और इसका दृष्टिकोण क्या होता है? वो व्यापक होता है, संकुचित नहीं होता है। यहाँ तो संकुचित होता है, और इनका दृष्टिकोण क्या होता है? व्यापक होता है। ये समाज के हित के बारे में हमेशा सोचती है, आदर्श इच्छा मेरे दोस्तों। ये न्याय संगत होती है। क्या होती है? न्याय संगत होती है। उचित अनुचित का यहाँ ज्ञान होता है, उचित व अनुचित का ज्ञान होता है आदर्श इच्छा के द्वारा मेरे दोस्तों। तो जो समाज के हित के बारे में जो सोचती है वो आदर्श इच्छा। तो अपन संक्षिप्त रूप से ये बात करें कि आदर्श इच्छा जो है वो समाज के बारे में, समाज के हित के लिए हमेशा आगे रहती है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, तो आदर्श इच्छा, ठीक है। तो अब रूसो क्या कह रहा है कि ये भावनाएं अपन कट कर देते हैं, इनको तो अपन कट कर देते हैं, यथार्थ इच्छा को अपन कट कर दे तो क्या बच जाएगी? आदर्श इच्छा, ठीक है।
तो मनुष्य की जो आदर्श इच्छाओं का जो योग है, मनुष्य की जो आदर्श इच्छाओं का जो योग है, वही क्या होता है, सामान्य इच्छा होता है मेरे दोस्तों। वही क्या होती है, सामान्य इच्छा होती है, अर्थात जनरल विल, जनरल विल होती है मनुष्य की सामान्य इच्छा। आप समझ गए होंगे कि लोगों की आदर्श इच्छाओं का योग सामान्य इच्छा होती है। दूसरे तरीके से मैं आपको समझाना चाहूं थोड़ा सा, जिसे आप समझ जाएं कि जैसे मान लीजिए ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, ये सी व्यक्ति है और ये डी व्यक्ति है, ये ई व्यक्ति है। ठीक है मेरे दोस्तों। अब रूसो के अकॉर्डिंग इच्छा दो प्रकार की होती है मनुष्य के अंदर, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। मान लीजिए एक नंबर, ये एक दो, ये एक दो, एक दो, एक दो और एक दो। ठीक है मेरे दोस्तों। ये एक नंबर की जो है इनको अपन यथार्थ इच्छा मान लेते हैं। क्या है, यथार्थ इच्छा। तो क्या बच गई, तो क्या बच गई, क्या बच गई, आदर्श इच्छा। तो रूसो ये कह रहा है कि मनुष्य के अंदर दो प्रकार की इच्छाएं होती है, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छाएं। जब मनुष्य दूसरों के बारे में सोचने लग जाता है, समाज के बारे में सोचने लग जाता है, तो उसमें आदर्श इच्छाएं ज्यादा होती है, इसलिए वह सोचता है। तो मनुष्य, रूसो ये कहता है कि व्यक्तियों को यथार्थ इच्छाओं को कम कर देना चाहिए, अपने अंदर की भावना, अंदर की जो यथार्थ इच्छा है उनको कट कर देना चाहिए, उनको बाहर फेंक देना चाहिए। और बाद में जो बचेगी वो क्या बचेगी, क्या बचेगी मेरे दोस्तों, लोगों की आदर्श इच्छा। तो लोगों की आदर्श इच्छा बचेगी। ठीक है। और आदर्श इच्छाओं का योग ही क्या कहलाता है, आदर्श इच्छाओं का योग ही क्या कहलाया, सामान्य इच्छा, सामान्य इच्छा कहलाता है मेरे दोस्तों। तो एक रूसो ने एक उदाहरण के द्वारा हमारे को समझाने का प्रयास किया है। जैसे अपन मोटर गाड़ी के अंदर बाइक के ऊपर जाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं या हमारे पास लाइसेंस नहीं रहता है, तो हम कोई पूछे कि भाई गाड़ी को रोक लेते हैं पुलिस वाले, तो हम उसको 100 रुपये 50 रुपये देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पुलिस वाला 150 रुपये लेता नहीं है। तो जब पुलिस वाले 150 रुपये नहीं ले रहे हैं, भ्रष्ट नहीं हो रहे, तो अपन ये कहेंगे कि वे अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी आदर्श इच्छाओं के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो वहाँ की आदर्श इच्छा है। यदि मैं उसको 100 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरी यथार्थ इच्छा हो गई। अगर वो 100 रुपये भ्रष्टाचार के रूप में ले रहा है, तो वो क्या हो गई, यथार्थ इच्छा हो गई। तो रूसो ये कह रहा है कि हमारे को यथार्थ इच्छा को त्याग देना चाहिए और आदर्श इच्छाओं के साथ काम करना चाहिए, ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, ताकि हमारा भी भला हो सके और समाज का भी भला हो सके मेरे दोस्त। आगे बात करते हैं कि अब बात करते हैं कि जो सामान्य इच्छा है, सामान्य इच्छा ये रूसो के विचारों का केंद्रीय बिंदु है। सामान्य इच्छा, अपन रूसो का जो भी राजनीतिक दर्शन दिया, रूसो ने जो भी राजनीतिक दर्शन दिए, राजनीतिक दर्शन से संबंधित जो विचार दिए, उनकी आधारशिला क्या है, सामान्य इच्छा है। वो आधारशिला ही क्या है, सामान्य इच्छा है मेरे दोस्तों। तो रूसो के राजनीतिक दर्शन से संबंधित जो विचार है, उसका केंद्रीय बिंदु क्या है, सामान्य इच्छा है। उसकी आधारशिला क्या है, सामान्य इच्छा है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस बात को जोन्स नाम का एक व्यक्ति परिभाषित करना चाह रहा है, रूसो की सामान्य इच्छा को। जोन्स, सामान्य इच्छा सामान्य इच्छा का विचार, सामान्य इच्छा का विचार रूसो के सिद्धांत का, रूसो के सिद्धांत का न केवल सबसे अधिक
सबसे अधिक केंद्रीय विचार है, केंद्रीय विचार है, अपितु यह उसका अधिक मौलिक व रोचक विचार है। रूसों के राजनीतिक क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण देन है। तो ध्यान दो मेरे दोस्तों कि सामान्य जो इच्छा है वो रूसों के राजनीतिक विचारों के अंदर केंद्रीय बिंदु है, बीच का बिंदु है, और सभी विचार उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, जिसको जॉन्स महोदय ने परिभाषित किया है कि सामान्य इच्छा का विचार रूसों के सिद्धांत का न केवल सबसे अधिक केंद्रीय विचार है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रूसों के अकॉर्डिंग सबसे केंद्रीय विषय उसका क्या था, केंद्रीय विचार क्या है? तो आपका आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए? सामान्य इच्छा आपका आंसर आना चाहिए। और ये सामान्य इच्छा कहां से निकली? तो आपका आंसर आना चाहिए, इसका उत्पत्ति कहां से हुई? तो आपका आंसर आना चाहिए सामाजिक समझौता। अपितु यह उसका अधिक मौलिक व रोचक विचार है। रूसों के राजनीतिक दर्शन क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण देन है। तो ये जोन्स स्पष्ट करना चाह रहे हैं। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों कि जो रूसों की सामान्य इच्छा है, इस सामान्य इच्छा से हमारे जो आदर्शवादी विचारक हुए हैं, आदर्शवादी जो विचारक हुए हैं वो बहुत ही प्रभावित हुए हैं। सामान्य इच्छा के जो सिद्धांत है, रूसों का सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है, उससे आदर्शवादी विचारक प्रभावित हुए और उन्होंने क्या क्या कहा वो देखिए। तो आदर्शवादी विचारक, जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं कांट महोदय की। कांट महोदय की बात करते हैं तो कांट महोदय ने क्या कहा कि वो कहते हैं कि रूसों ने सामान्य इच्छा कानून का स्रोत है। रूसों ने सामान्य इच्छा को कानून का स्रोत माना, तो कांट भी रूसों की सामान्य इच्छा को कानून का स्रोत ही मानता है। आपको यह याद रखना है, ठीक है? मेरा सेम विचार है। आगे कांट क्या कहता है? एक तो बात यह कहता है कि रूसों ने सामान्य इच्छा को कानून का स्रोत माना, तो कांट भी सामान्य इच्छा को कानून का स्रोत मानता है। आगे कांट क्या कहता है? यहां से प्रश्न कई बार आता है। कांट कहता है कि शुभ इच्छा, यहां प्रश्न बहुत एग्जामों में आ चुका है मेरे दोस्तों। यह प्रश्न पूछा जाता है कि शुभ इच्छा की शब्दावली किसने दी? ऑप्शन में आता है रूसो, हीगल, कांट, बोसांके, लोक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो शुभ इच्छा वाली जो शब्दावली है, यहां लिख दो शब्दावली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांट होगा मेरे दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे बंदे मेरे दोस्त गलत करके आ जाते हैं कि रूसो करे, गिरन करे, लोक करे, क्या है? तो शुभ इच्छा वाली। तो ऐसा लगता है कि शुभ इच्छा सामान्य इच्छा है तो रूसो कर दें, लेकिन नहीं दोस्तों मेरे, शुभ इच्छा की शब्दावली है ना, वो किसने दी? कांट ने दी। गलत मत करके आना मेरे दोस्तों। एक बात और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांट कहते हैं कि विवेक का आदेश है। ये शुभ इच्छा के बारे में कहते हैं
कि विवेक का आदेश है, सामान्य इच्छा विवेक का आदेश है, ये बात भी कांट कहना चाहते हैं। एक हिगल हुए हैं, हिगल ने तो विश्वात्मा की बात की थी, विश्वात्मा कि विश्व के अंदर जो आत्मा है वो सामान्य इच्छा से ही प्रभावित है, अर्थात पूरे विश्व को एक माना, विश्व बंधुत्व की जो भावना है वो हिगल इससे प्रभावित होकर देता है। आगे बात करते हैं गिरन, हमारे गिरन महोदय भी आदर्शवादी विचारक। गिरन ने क्या कहा था कि राज्य का आधार इच्छा है, राज्य का आधार इच्छा है। तो यह पंक्ति कई बार एग्जामों में पूछी जाती है कि राज्य का आधार इच्छा है, तो राज्य बनाने का आधार वाली जो इच्छा है वो रूसो ने दी है। लेकिन इस प्रकार की जो पंक्ति है राज्य का आधार इच्छा, ये बोलने वाला कौन है? गिरन। अपना आंसर गलत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों, राज्य का आधार इच्छा है, ये शब्दावली किसकी है? गिरन की है। ये कोटेशन किसकी है? ये कथन किसका है? गिरन का। एक कथन और, सामान्य हित ही सामान्य इच्छा है, सामान्य इच्छा है। तो आप गलत मत करके आना, सामान्य हित ही सामान्य इच्छा है, यह कथन किसका है? गिरन महोदय का है। तो आप ये समझिए कि रूसो की सामान्य इच्छा से हमारे आदर्शवादी विचारक भी प्रभावित हुए हैं। आगे रूसो बात करता है कि जो सामान्य इच्छा है, जो सामाजिक समझौते से जो निकल के आई है सामान्य इच्छा, ठीक है, मैं थोड़ा सा और बता देना चाहूंगा कि ये जो ये सामाजिक समझौता हुआ था रूसो के अकॉर्डिंग, प्रत्येक व्यक्ति इधर आकर एक बड़े समाज का निर्माण कर देते हैं, बड़ा समाज का निर्माण करते हैं, और सामान्य इच्छा के निर्देशन में, सामान्य इच्छा के निर्देशन में अपने संपूर्ण अधिकार व शक्तियां सामान्य इच्छा के निर्देशन में इस समाज को सौंप देते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत कहां से आया, रूसो के विचारों में कहां से आया? तो आपका आंसर होना चाहिए सामाजिक समझौते के अंदर से सामान्य इच्छा आई। और सामान्य इच्छा क्या है? लोगों की आदर्श इच्छाओं का योग है। ये अभी मैंने आपको बताया कि आदर्श इच्छाओं का योग है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब रूसो ये कह रहा है कि ये जो आदर्श इच्छा का योग है, जो सामान्य इच्छा है मेरे दोस्तों, ये कभी न तो मरती है और न हमसे कभी दूर जाती है। ये कथन किसका है? रूसो का है। तो आप लिख लीजिए रूसो क्या कहते हैं। सामान्य इच्छा का कभी अंत नहीं होता है, कभी अंत नहीं होता है। यह कभी भ्रष्ट नहीं होती है, यह अपरिवर्तनशील तथा पवित्र होती है, पवित्र होती है। ठीक है मेरे दोस्तों, परिवर्तन होती है। तो सामान्य इच्छा के बारे में रूसो क्या कहते हैं? सामान्य इच्छा का कभी अंत नहीं होता है, यह कभी भ्रष्ट नहीं होती है, यह अपरिवर्तनशील तथा पवित्र होती है। ठीक है, जो चीज पवित्र होगी वही तो समाज का भला करेगी। तो इस बात से हमारे सामने ये बात आई कि जो सामान्य इच्छा है, तो सामान्य इच्छा न मरती है न भ्रष्ट होती है। ठीक है, ठीक है, वो न मरती नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो क्या रहती है? हमारे दिल दिमाग में, हमारी आत्मा में क्या होती है? स्थिर होती है।
तो सामान्य इच्छा की प्रकृति क्या हो गई? आपसे प्रश्न किया जाए सामान्य इच्छा की प्रकृति क्या है? चलायमान है, स्थिर है, अस्थिर है, लोगों के बीच में रहती है। तो इसकी प्रकृति क्या है? स्थिर है। लोगों के बीच में तो रहती है लेकिन क्या है? स्थिर है। आगे बात करते हैं कि ये जो सामान्य इच्छा है, इस सामान्य इच्छा के अंदर एक बात और सामने आती है कि सामान्य इच्छा गुणात्मक है या फिर मात्रात्मक। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर गुणात्मक है मात्रात्मक। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, सामान्य इच्छा देखी जाए तो आदर्श इच्छाओं का योग, आदर्श इच्छाओं का योग सामान्य इच्छा है। अब योग देखा जाए तो क्या हो गई? मात्रात्मक होगी। लेकिन यहां पर योग का मतलब मात्रात्मक नहीं है मेरे दोस्तों। रूसो ये कह रहा है कि सामान्य इच्छा आदर्श इच्छाओं का योग है, लेकिन वो जब समाज के लिए काम करती है तो वह समन्वय के रूप में काम करती है, समन्वय के रूप में काम करती है। और समन्वय का सीधा अर्थ मात्रात्मक नहीं होता है, क्या होता है? गुणात्मक होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यो प्रश्न की प्रकृति के आधार पर अपने को आंसर देना पड़ता है कि सामान्य इच्छा क्या है। ऑप्शन में आए कि आदर्श इच्छाओं का योग है, ये प्रश्न भी सही है। ये नहीं आए तो क्या आए कि आदर्श इच्छाओं का समन्वय, वो आएगा, वो प्रश्न भी वो भी आंसर सही है। ये भी नहीं आता है तो आपके सामने आएगा सामान्य इच्छा क्या है, तो आ सकता है ऑप्शन में आदर्श इच्छाओं का गुणात्मक रूप सामान्य इच्छा है, तो ये भी आंसर सही है। तो सामान्य इच्छा योग जरूर है लेकिन वो मात्रात्मक नहीं है। तो मात्रात्मक नहीं है तो क्या है? गुणात्मक है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करता हूं कि और जैसे ये जो सामान्य इच्छा है ये सबसे महत्वपूर्ण भी है, रूसो के विचारों में केंद्रीय भाग भी है। लेकिन आप कभी आपसे पूछ लिया जाए कि रूसो के अकॉर्डिंग सबसे विवादास्पद विचार कौन सा है, और 4 ऑप्शन आपके सामने रहे, 1 2 3 और 4, इसमें मान लीजिए सामान्य इच्छा रहे, तो तीसरे ऑप्शन में सामान्य इच्छा, और इसमें रहे सामाजिक समझौता, ठीक है, इसमें प्राकृतिक अवस्था रहे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि रूसो के विचारों में सबसे विवादास्पद विचार सबसे क्या रहा है? सामान्य इच्छा ही रही है मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं कि अब सामान्य इच्छा बात करें कि सामान्य इच्छा क्या सभी की है। आपसे कोई इंटरव्यू प्रश्न पूछा जाए कि सामान्य इच्छा क्या सभी लोगों की है, तो रूसो ये कहना चाह रहे हैं कि सामान्य इच्छा सभी लोगों की नहीं है, क्योंकि सभी लोगों के अंदर आदर्श इच्छा तो होती है, लेकिन वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें यथार्थ इच्छा ज्यादा होती है, इसलिए सभी लोगों की आदर्श इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर किसकी होगी? तो रूसो कह रहा है कि जो सामान्य इच्छा है वो एक व्यक्ति की भी हो सकती है और कुछ लोगों की भी हो सकती है, लेकिन सबकी नहीं हो सकती है, या बहुत लोगों की भी हो सकती है। कुछ का मतलब बहुत लोगों की भी हो सकती है, लेकिन सभी लोगों की नहीं हो सकती है। तो ये आप याद रखना मेरे दोस्तों। तो सामान्य इच्छा एक व्यक्ति की हो सकती है, कुछ लोगों की हो सकती है, बहुत लोगों की हो सकती है, लेकिन सभी लोगों की नहीं हो सकती। अब सामान्य इच्छा के बारे में और बात करें अपन। सामान्य इच्छा क्या होती है कि लोगों की इच्छा है, यह लोगों की इच्छा है, ठीक है। और क्या है? यह सार्वजनिक या सामाजिक हित की इच्छा है, सामाजिक हित की इच्छा है, ठीक है। समझौता किया गया था तो लोगों की इच्छा हो गई, आदर्श इच्छाओं का योग हो गई, तो लोगों की इच्छा हो गई। और वो आदर्श इच्छा क्या करती है? समाज का कल्याण करती है, तो वो क्या हो गई? सार्वजनिक अर्थात सामाजिक हित की इच्छा भी हो गई। तो लोगों की इच्छा हो गई और साथ में
समाज का कल्याणकारी कार्य करने की इच्छा हो गई। दोस्तों आगे बात करता हूं मैं कि एक हरनसा, एक विद्वान थे हरनसा। हरनसा ने क्या कहा था? लेवियाथन का कटा सिर, लेवियाथन का कटा सिर ही रूसों की सामान्य इच्छा है। मेरे दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हरनसा ने क्या कहा था कि लेवियाथन का कटा सिर ही रूसों की सामान्य इच्छा है। वो क्यों? देख लीजिए, ये लेवियाथन है, मान लीजिए ये लेवियाथन है, ठीक है। इस लेवियाथन का सिर काट दे, क्योंकि ये लेवियाथन अपने विवेक से काम कर रहा था। किससे? विवेक से, अपनी बुद्धि से काम कर रहा था, और बुद्धि विवेक से जो कानून नियम बना दिया वो समाज में मान्य थे, ठीक है मेरे। क्योंकि ये निरंकुश था, क्योंकि विवेक से सोच रहा था, मनमानी कर रहा था, तो इसका ये काट देते हैं, सिर काट दिया हमने, तो अब विवेक से सोचेगा नहीं, तो विवेक से सोचेगा नहीं तो क्या होगा? ये जनता जैसा चाहेगी वैसा काम करेगा। इधर सामान्य, यहां पर जो सरकार बन रही है रूसों के अकॉर्डिंग, सामाजिक समझौते के बाद में, यह सरकार स्वयं जो कानून नियम बनाती है, जो कानून बनाती है, जो नियम बनाती है, वो लोगों की सामान्य इच्छा के निर्देशन में बनाती है, ठीक है मेरे दोस्तों। इसीलिए हरनसा ने कहा था कि यदि लेवियाथन का कटा सिर ही रूसों की सामान्य इच्छा है, तो ये आप थोड़ा ध्यान देना। आगे बात करता हूं कि रूसों ने और क्या, रूसों को हमें फांसीवाद का दार्शनिक पिता कहते हैं। रूसों को फांसीवाद का दार्शनिक पिता कहते हैं, फांसीवाद का दार्शनिक पिता कहते हैं, और फांसीवाद का दार्शनिक पिता भी कहते हैं, और अपन ये भी कह सकते हैं कि यह संप्रभुता समानता का पोषक है, कि संप्रभुता समानता का पोषक मानता है। कौन? रूसो संप्रभुता समानता का पोषक है, ये रूसो मानता है मेरे दोस्तों। तो ये माने अपन कि इसको फांसीवाद का दार्शनिक पिता क्यों कहते हैं, या रूसो संप्रभुता को समानता का पोषक क्यों मानते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों मानता है वो? तो वो कहता है कि यदि समाज के लोग सामान्य इच्छा के अकॉर्डिंग सरकार के द्वारा जो कानून नियम बनाए जाते हैं, यदि लोग उन कानून नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें बाध्य किया जाएगा सामान्य इच्छा के निर्देशन में। सामान्य इच्छा के निर्देशन में उनको बाध्य किया जाएगा कि आप जो कानून नियम बनाए जा रहे हैं उन्हें लागू करें, अपने आप के ऊपर लागू करें, और जो लागू नहीं करता है तो उन्हें सामान्य इच्छा के निर्देशन में बाध्य किया जाएगा। इसीलिए रूसों को फांसीवाद का दार्शनिक पिता कहते हैं, और इसीलिए उसकी जो संप्रभुता है वो समानता का पोषक है। समानता का क्या है? पोषक। अब संप्रभुता समानता का पोषक आ गई, ये विचार आ गए आपके सामने। तो मैं एक बात और, मैं आपको पहले वीडियो में बताया था फ्रांस की क्रांति के बारे में, फ्रांस की क्रांति के बारे में। तो फ्रांस की क्रांति में नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व या बंधुत्व, ये फ्रांस की क्रांति के नारे थे। तो ये जो शब्द जो आए थे हमारे, ये सामाजिक समझौते के अंदर से आए थे और सामान्य इच्छा से आए थे।
स्वतंत्रता कैसे आई कि लोगों ने अपने सबसे पहले अधिक स्वतंत्रताएं किसको दे दी, समाज को दे दी, इसलिए कि समाज उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। तो ये स्वतंत्रता वाला शब्द हो गया। समानता कैसे आई ये देख लो, संप्रभुता किसकी रक्षा करेगी, समानता का पोषक करेगी, ठीक है, इसलिए यह समानता का शब्द आया। दूसरे अर्थ में आपको ये समझाना चाहूं कि रूसो के सामाजिक समझौते में कोई भी व्यक्ति विशेषाधिकार नहीं रखता था। ऐसा नहीं था कि कोई व्यक्ति विशेष है, क्योंकि सब काम कैसे हो रहे थे, सामान्य इच्छा के अकॉर्डिंग। कोई बड़ा नहीं था, कोई छोटा नहीं था, सब लोग सामान्य थे, सब लोग बराबर थे। तो कोई व्यक्ति विशेषाधिकार नहीं रखता था, इसलिए वो क्या था, सब समान थे। और बंधुत्व जब सब समान होंगे तो भाईचारे की भावना तो रहेगी। मेरे को सामान्य इच्छा यही कहती है कि भाईचारे की भावना से रहो, अच्छे विचारों के साथ रहो, सामाजिक कल्याण की भावना के साथ रहो। तो ये शब्द आए हमारे सामाजिक समझौते के द्वारा, अर्थात सामान्य इच्छा के द्वारा ये आए। और इन्हीं शब्दों को पकड़कर फिर फ्रांस की क्रांति 1789 में लुई 16वें के शासनकाल में आपके हुई थी। मेरे दोस्तों आगे बात करते हैं कि रूसो का जो लोकतंत्र है, अर्थात वो सामान्य इच्छा को क्या मानता है, लोकतंत्र मानता है, ठीक है ना। और सामान्य इच्छा क्या है, लोगों की इच्छा है। तो लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग काम हो रहा है तो वो क्या हो गया, उसका लोकतंत्र हो गया। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि सामान्य इच्छा, लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग कानून नियम बन रहे हैं, तो इसीलिए रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक है। और मैंने आपको बताया था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहिए या लोकप्रिय संप्रभुता कहिए, एक ही बात है मेरे दोस्तों। तो प्रत्यक्ष लोकप्रियता का जनक भी कौन हो गया, रूसो हो गया। और लोकप्रिय संप्रभुता का जनक भी कौन हो गया, रूसो हो गया। दोनों बात एक ही है, लेकिन घुमाकर कैसे भी पूछ सकता है। आगे प्रश्न किया कि लोकप्रिय संप्रभुता का आपसे पूछा जाए कि समर्थक कौन कौन से हैं, तो रूसो तो है ही उसका जनक। तो रूसो के साथ कौन सा है, सिसरो भी है और अल्थुजियस भी है। ये आप याद कर लेना कि लोकप्रिय संप्रभुता के समर्थक कौन कौन से हैं, रूसो, सिसरो और अल्थुजियस है। आगे बात करते हैं कि इसके लोकतंत्र को, इसके प्रत्यक्ष लोकतंत्र को, इसकी डेमोक्रेसी को लोगों ने क्या क्या कहा। तो आप याद रखना, आमूलवादी, इसके लोकतंत्र को आमूलवादी लोकतंत्र भी कहते हैं, आमूलवादी लोकतंत्र भी कहते हैं, ठीक है। मेरे रेडिकल डेमोक्रेसी भी कहते हैं, रेडिकल डेमोक्रेसी, रेडिकल डेमोक्रेसी। तो आपसे किया जाए प्रश्न कि आमूलवादी लोकतंत्र या रेडिकल डेमोक्रेसी किसके डेमोक्रेसी को कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए रूसो के डेमोक्रेसी को, रूसो के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को कहते हैं। आगे बात मैं करूं कि रूसो के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र किसने कहा। यह आपसे प्रश्न किया जाए कि विकासवादी लोकतंत्र किसका प्रसिद्ध है, रूसो का प्रसिद्ध है। तो ये विकासवादी लोकतंत्र किसने कहा, यहां क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका होना चाहिए आंसर सीबी मैकफर्सन। सीबी मैकफर्सन क्या था, पूंजीवादी विचारक था। तो इस पूंजीवादी विचारक सीबी मैकफर्सन ने रूसो के लोकतंत्र को क्या कहा था, विकासवादी लोकतंत्र कहा था, ठीक है मेरे दोस्तों। लेकिन सीबी मैकफर्सन की एक बुक थी, उस बुक के अंदर सीबी मैकफर्सन ने लिखा था कि रूसो का लोकतंत्र विकासवादी लोकतंत्र है। वो बुक का क्या नाम था, वो आप याद रखिए, द लाइफ एंड टाइम्स द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल, ये पुस्तक का नाम है। ये 1977 में लिखी गई थी, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल। इस पुस्तक के अंदर सीबी मैकफर्सन ने रूसो के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी थी मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे
सेबाइन मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको थोड़ी सी इनकी आलोचना बता देता हूं। सामान्य इच्छा की आलोचना, या अपन ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की आलोचना क्या क्या है। तो सेबाइन क्या कहता है? रूसो के स्वतंत्रता की संकल्पना, रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना, रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी की स्वतंत्रता कहते हैं। रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी की स्वतंत्रता कहते हैं। और विरोधाभासी स्वतंत्रता को अंग्रेजी में बोलते हैं पैराडॉक्स फ्रीडम, पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम। तो सेबाइन ये कहना चाह रहा है कि रूसो ने जो स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए वो विरोधाभास है, कहीं ना कहीं विरोधाभास है। तो सेबाइन कह रहा है कि रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी की स्वतंत्रता कहते हैं। विरोधाभासी स्वतंत्रता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो सेबाइन उसकी स्वतंत्रता संबंधी विचारों का क्या करते हैं? विरोधाभास करते हैं। और विरोधाभास वो कैसे करते हैं? वो मानते हैं कि जब सामाजिक समझौता रूसो ने दिया तब लोगों की स्वतंत्रता को रूसो ने सामान्य इच्छा के निर्देशन में समाज को दिला दिया, ठीक है। और समाज ने फिर सरकार का निर्माण किया, ठीक है। और सरकार क्या है? संप्रभु नहीं है। संप्रभु क्या है? लोगों की सामान्य इच्छा है। लोगों की सामान्य इच्छा क्या है? संप्रभु है, ठीक है। सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है। लेकिन सरकार क्या संप्रभुता रखती है? क्या सरकार के पास सर्वोच्च शक्ति है? नहीं मेरे दोस्तों। रूसो ने सरकार को न संप्रभु माना और न ही उसको सर्वोच्च शक्ति दी। तो आप ये बताओ कि ऐसी स्थिति में क्या कोई व्यक्ति लोगों के अधिकारों की, उनकी स्वतंत्रताओं की रक्षा कर सकती है? नहीं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यही उसका एक विरोधाभास है, एक स्वतंत्रता की संकल्पना में विरोधाभास है। ये बात सेबाइन स्पष्ट करना चाह रहा है। तो आप ये ध्यान रखना, ये सीधी सी बात है भाई, जिसके पास पावर ही नहीं रहेगा, पद ही नहीं रहेगा, तो क्या वो अधिकारों की रक्षा कर पाएगा? आज मान लीजिए अपनी सरकार के पास पावर नहीं रहेगा, संप्रभुता नहीं रहेगी, तो क्या हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा हो पाएगी? नहीं मेरे दोस्तों। वही बात सेबाइन कह रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि वेपर क्या कह रहा है। वेपर, इसकी आलोचना में वेपर क्या कह रहा है कि सामान्य इच्छा का पता हमें रूसो ही नहीं दे सकता, नहीं दिया तो इस सिद्धांत का क्या लाभ है? तो ये वेपर कह रहा है कि रूसो भी ये नहीं समझा सका कि सामान्य इच्छा क्या है। उसने तो यही कहा कि लोगों की आदर्श इच्छाओं का योग ही क्या है? सामान्य इच्छा है। लेकिन ये एक तरह से पूरी रूप से स्पष्ट नहीं है कि सामान्य इच्छा क्या है। तो रूसो ने नहीं समझा सका, तो इस सिद्धांत का क्या मतलब है? ये वाली आलोचना कौन कर रहा है? वेपर कर रहा है। क्या कर रहा है? वेपर कर रहा है। आगे बात करते हैं कि रसेल
रसेल, ब्राउन व मुर्रे, रसेल, ब्राउन व मुर्रे जैसे विद्वान क्या मानते हैं कि रूसो की जो सामान्य इच्छा है वो क्या है? सर्वसत्ताधारीवादी है, सर्वसत्तावादी है, अर्थात निरंकुशवादी है। ठीक है ना। जब उसको समाज ने कानून बनाने का अधिकार दिया, सरकार चलाने का अधिकार दिया, तो वो क्या बन गई? निरंकुश बन गई। क्यों? क्योंकि उसके पास संप्रभुता भी नहीं है, उसके पास सर्वोच्च शक्ति भी नहीं है। फिर भी आलोचक ये कह रहे हैं कि जब सरकार बन जाती है रूसो के अकॉर्डिंग, तो वो सरकार क्या हो जाती है? सर्वसत्तावादी होती है, निरंकुशवादी हो जाती है। इसका समर्थन करने वाले कौन है? रसेल है, ब्राउन है, मुरे है मेरे दोस्तों। इस प्रकार से ये आलोचना करते हैं। एक प्रश्न कई बार आया है एग्जामों के अंदर कि रूसो की सामान्य इच्छा को हवाई प्लान या हवाई जहाज किसने कहा? तो राइट महोदय ने कहा था। तो राइट क्या कहता है? राइट, रूसो की सामान्य इच्छा एक हवाई उड़ान है। वह एक ऐसी तर्क है जो तथ्यों की पहुंच से परे है तथा परिणामों की चिंता से ऊपर शून्य उड़ान भरती है। ठीक है ना। तो एक हवाई कल्पना के रूप में रूसो ने अपनी सामान्य इच्छा दी। तो उसको राइट ने उसकी आलोचना की कि रूसो की सामान्य जो इच्छा है वो एक हवाई उड़ान है। तो ये प्रश्न कई बार आ जाता है कि किस व्यक्ति ने रूसो की सामान्य इच्छा को हवाई उड़ान की संज्ञा दी थी, हवाई उड़ान के रूप में उसकी आलोचना की थी? तो आंसर क्या आ जाएगा? राइट। वह एक ऐसी तर्क है जो तथ्यों की पहुंच से परे है तथा परिणामों की चिंता से ऊपर शून्य उड़ान भरती है मेरे दोस्तों। मैंने आपको आज रूसो महोदय की सामान्य इच्छा के बारे में बताया। आज की क्लास यहीं समाप्त कर रहा हूं। कुछ भी आपको कंफ्यूज लगे तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें और मैं उसका आंसर दे दूंगा। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। खुशी रहो, जहां पर भी हो खुश रहो, मस्त रहो मेरे दोस्तों। आराम से पढ़ो। ओके।